जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको सरकार बहुत आसानी से सुन लेगी, बस्तर में जो हो रहा है उसे नहीं सुनेगी। वो आदिवासी की प्रोटेस्ट है। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर इसी जंतर मंतर पर अगर बस्तर के आदिवासी यही धरना देते, अगर बस्तर के आदिवासी होते या झारखंड के होते या गुमला के होते, तो उन्हें कोई नहीं सुनता। आप सोचिए, दिल्ली में मेट्रो के लिए कितनी जमीन गई है, कई 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 संस्थाओं ने भी दी है, शायद कुछ निजी निजी जमीन भी गई है। ऐसा तो शायद नहीं हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसोल के कितने ही किसानों ने अपनी जमीनें दी मायावती के और अखिलेश के कार्यकाल के दौरान। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अगर किसान नहीं दे रहा है तो आप उसकी कनपट्टी में AK-47 रख दोगे। आपको स्थानीय विकास के लिए सड़क नहीं चाहिए, आपको वहां एक भय की सत्ता बनाए रखने के लिए सड़क चाहिए, जिससे उस आदिवासी पर, उस स्थानीय निवासी पर आपका भय कायम रह सके। विकास क्या हो रहा है? विकास हो रहा है कि आदिवासी की जमीन को हटाया जाता है, उस जमीन को खाली कराया जाता है बेहिसाब पुलिस कैंप लगाकर। जैसा कि अभी विकास तिवारी बता रहे थे कि सड़क आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जंगल में सड़क जाएगी, लेकिन सड़क कैसी जाएगी? सड़क इतनी बड़ी जाए, इस तरह की जाए कि उस पर से बख्तरबंद गाड़ी निकल जाए। मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि आदिवासी का अर्थ अनुसूचित जनजाति नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक शेड्यूल ट्राइब, प्रत्येक अनुसूचित जनजाति आदिवासी नहीं होती। चूंकि आज प्रेमचंद जयंती है और चूंकि हम आदिवासी विषय पर बात कर रहे हैं जिसका सिरा कहीं ना कहीं नक्सल से भी जुड़ता है, तो मैं एक दिलचस्प तथ्य से शुरुआत करता हूँ। 2008 में छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें 7 साल जेल में रहना पड़ा। और जिस नक्सली साहित्य की उनके घर से बरामदगी हुई थी, जिन 4 या 5 किताबों की, उसमें एक किताब थी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। मेरे ख्याल से 1936 में प्रेमचंद गए हैं। मैंने FIR देखी है इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो 1936 में प्रेमचंद गए हैं। कहते हैं कि बड़ा लेखक पूर्वानुमान कर लेता है क्या होने वाला है उसके साथ। तो 36 में उन्होंने पूर्वानुमान कर लिया था कि कभी उनके लेखन को नक्सली साहित्य का दर्जा दिया जाएगा। मैं सबसे पहले आदिवासी शब्द पर थोड़ी देर ठहरना चाहूंगा। आदिवासी कौन होता है? संविधान में 2 शब्द चलते हैं हिंदी अंग्रेजी में, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि आदिवासी का अर्थ अनुसूचित जनजाति नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक शेड्यूल ट्राइब, प्रत्येक अनुसूचित जनजाति आदिवासी नहीं होती। मसलन हो सकता है इससे कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, हो भी जाते हैं। लाहौल में रहने वाले जो समुदाय हैं, बौद्ध समुदाय, जहाँ छोटे छोटे से गांव हैं, जहाँ दसियों IAS ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी निकले हैं, शेड्यूल ट्राइब समुदाय हैं, वो आदिवासी नहीं है। इसी तरह से राजस्थान में या देश के कई सारे इलाकों में बहुत सारे समुदाय हैं, वे भी आदिवासी नहीं है, भले ही वे ST कैटेगरी के अंडर आते हैं। मेरे ख्याल से इसको हमें समझ लेना चाहिए, जिससे कि आदिवासी प्रश्न को और आदिवासी की लड़ाई को समझने में हमें मदद मिले, और जिससे कि बहुत अन्य समुदाय, मेरा उन समुदाय के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन वे अपने साथ आदिवासी शब्द का प्रयोग करना बंद करें, क्योंकि आदिवासी शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ विकास के नाम पर न सिर्फ विस्थापन हो रहा है, बल्कि एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जिसका विनाश भी हो रहा है। लाहौल में रहने वाले मनुष्य का, बौद्ध समुदाय का विनाश नहीं हुआ। फिर से सम्मान है मेरा आपके प्रति, लेकिन वे आदिवासी नहीं है। आदिवासी कौन है? सिर्फ मध्य भारत के गौंड आदिवासी ही नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के, अंडमान के भी आदिवासी हैं। हम जानते हैं कि आज वहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ग्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के नाम पर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और जिन तैयारियों का हमारे भूतपूर्व नौसेना प्रमुख घनघोर विरोध कर रहे हैं, ये कहकर कि आप एक
मिलिट्री प्रोजेक्ट को व्यावसायिक हितों से नहीं जोड़ सकते हैं और वर्तमान सत्ता उस प्रोजेक्ट को धकेले जा रही है। और हमारे नौसेना प्रमुख कहे जा रहे हैं कि ये न करिए, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस अंडमान का नष्ट हो जाएगा। तो वह आदिवासी प्रश्न है जहाँ से वो आदिवासी समुदाय अंडमान के मिटते हैं। अब मैं अपने आप को, क्योंकि वह मेरी विशेषज्ञता नहीं है अंडमान, मैं मध्य भारत के जंगलों तक अपने आप को केंद्रित करूंगा। कुछ ही दिन पहले 29 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक दावा किया है कि आज की तारीख में कोई भी देश का जिला नक्सल प्रभावित नहीं है। उनके आंकड़े हैं 2018 में 90 थे, 21 में 70 रह गए, 24 में 38 थे, दिसंबर 25 में 8 थे और आज की तारीख में एक भी नहीं है। तो उनके मुताबिक यह देश नक्सलियों से मुक्त हो गया है और अब विकास की कगार पर है। अब वो विकास क्या है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। ये एक लंबी सी खबर है जो जब मेरी सहकर्मी ने प्रकाश एक लिखी थी और मैं उन्हीं से जब मैं वायर में हुआ करता था तो बताऊंगा मैं। पिछले बरस की बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस ने एक लंबा सा लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में और राहुल गांधी के दावे को चुनौती दी कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों में कोई धांधली नहीं हुई है। उससे 2 दिन पहले थोड़ा सा आपको एक संदर्भ बता देता हूँ। राहुल गांधी ने एक्सप्रेस में लेख लिखा था कि विधानसभा चुनावों में धांधली हुई है, फडणवीस उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छी बात है। अब देखिए फडणवीस कह क्या रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। फडणवीस कहते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं उस लेख की, कि मैं कुछ एक दिन पहले गढ़चिरौली जिले में गया था और अबूझमाड़ के घने जंगल में जाने वाला पहला मुख्यमंत्री बना। मैंने रात गढ़चिरौली में बिताई थी और कम से कम 3 या 4 रातें वहां बिता चुका हूं। फडणवीस ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सोचिए। जिसको संदर्भ नहीं पता है वह आगे बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा हो क्या रहा है देश में आकर। नेता प्रतिपक्ष एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखता है कि आपके राज्य में धांधली हुई है और राज्य का मुख्यमंत्री उस लेख को चुनौती देते हुए लेख लिखता है। ठीक है, फडणवीस कहते हैं कि मैं गढ़चिरौली जाता रहता हूं, उस जिले में जाने वाला पहला मुख्यमंत्री हूं। गढ़चिरौली क्या है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एक नक्सल प्रभावित जिला हुआ करता था, जहां से अब सरकारी भाषा में नक्सली हटाए जा चुके हैं और जहां अबूझमाड़ का यानी कि घना घनघोर भीड़ जंगल जहां निवास करता है, जहां बसता है, और जहां महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लॉयड स्टील्स को माइनिंग के लिए बेहिसाब जमीन दी है स्थानीय आदिवासियों के विरोध के बावजूद। अब मैं एक बार आपको तथ्य बताता हूं, पत्रकार हूं। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि तमाम मंत्री वो किसी न किसी जिले को गोद ले लेते हैं, उसे गार्जियन मिनिस्टर कहा जाता है। अमूमन मुख्यमंत्री किसी जिले को गोद नहीं लेता है, अमूमन। एक आध भूले भटके महाराष्ट्र के इतिहास में शायद कहीं हुआ हो। आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं देवेंद्र फडणवीस ने अगर किसी जिले को गोद लिया होगा तो कौन सा होगा। तो विकास क्या हो रहा है? विकास हो रहा है कि आदिवासी की जमीन को हटाया जाता है, उस जमीन को खाली कराया जाता है बेहिसाब पुलिस कैंप लगाकर। जैसा कि अभी विकास तिवारी बता रहे थे कि सड़क आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जंगल में सड़क जाएगी, लेकिन सड़क कैसी जाएगी? सड़क इतनी बड़ी जाए, इस तरह की जाए कि उस पर से बख्तरबंद गाड़ी निकल जाए। सड़क सिर्फ इतनी ना जाए कि आपके 2 पहिया चौपहिया वाहन चले जाए, नहीं, सड़क ऐसी हो कि उस पर से सीआरपीएफ के वाहन धड़धड़ाते हुए निकल जाए। तो ये आपको विकास के लिए सड़क नहीं चाहिए, आपको स्थानीय विकास के लिए सड़क नहीं चाहिए, आपको वहां एक भय की सत्ता बनाए रखने के लिए सड़क चाहिए, जिससे उस आदिवासी पर, उस स्थानीय निवासी पर आपका भय कायम रह सके। मैं आपको कुछ एक अपने जीवन भर के कुछ छोटे छोटे एक अनुभव बताता हूं कि आदिवासी और नक्सली का संबंध क्या है।
जब मैं पहली बार गया था बस्तर कई सारे साल पहले, तो कोई भी शहरी व्यक्ति जब जाता है बस्तर या झारखंड तो उसे लगता है ये भी अब नक्सली, ये भी नक्सली। उसके मन में ऐसी कंडीशनिंग होती है हम शहरी लोगों के मन में, मेरे भीतर भी थी, कि हर कोई भी व्यक्ति उसी पोशाक में नक्सली नजर आता है। लेकिन आदिवासी नक्सली बनता कैसे है, कुछ कहानी विकास तिवारी ने बताई, एक तो मैं भी बताता हूँ। राव घाट एक परियोजना है बस्तर में, जहां से लोहा खींचने की तैयारियां चल रही हैं। मैं एक व्यक्ति से मिला, एक नक्सली से मिला कई साल पहले उनके कैंप में, और बोले कि मैं अच्छा खासा बड़ा, शायद उनकी उम्र उस समय 28 कुछ रही होगी, बोले कि मैं बढ़िया लड़का था, घूमता था, फिल्म देखता था। वो कांकेर के नज़दीक है तो इतना घना बस्तर भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है कि एकदम वो समाज से या कथित आधुनिकता से भी दूर हो, वो लगभग एकदम सीमांत के एक व्यक्ति थे वो। तो वो कांकेर जिले पर भी जाते थे, रायपुर भी हुआते थे। तो बोले लेकिन एक दिन मेरे गांव में, मेरे गांव में ज़मीन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई कि ज़मीन उठानी है आपकी। अच्छा, हम लोग विरोध कर रहे थे। जब विरोध कर रहे थे तो हमारे घर के सामने बटालियंस बिठा दी गई। तो बोले यार ऐसे तो नहीं काम कर पाऊंगा मैं, मतलब आपको जमीन मेरी लेनी है तो आप मुझसे वार्तालाप कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, ऐसा थोड़ी कि आप मेरे कलपट्टी में बंदूक तान दोगे। आप सोचिए दिल्ली में मेट्रो के लिए कितनी जमीन गई है, कई संस्थाओं ने भी दी है, शायद कुछ निजी जमीन भी गई है। ऐसा तो शायद नहीं हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसोल के कितने ही किसानों ने अपनी जमीनें दी मायावती के और अखिलेश के कार्यकाल के दौरान। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अगर किसान नहीं दे रहा है तो आप उसकी कनपट्टी में AK-47 रख दोगे। ऐसा तो शायद नहीं होता है। 2011 जुलाई याद कीजिए, सोचिए कि मैं जो विकास बता रहे थे, अभी कल ही मैंने एक अंग्रेजी अखबार में लेख प्रकाशित किया है कि जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको सरकार बहुत आसानी से सुन लेगी, बस्तर में जो हो रहा है उसे नहीं सुनेगी। वो आदिवासी की प्रोटेस्ट है। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर इसी जंतर मंतर पर अगर बस्तर के आदिवासी यही धरना देते, अगर बस्तर के आदिवासी होते या झारखंड के होते या गुमला के होते, तो उन्हें कोई नहीं सुनता। ये कड़वा सच है ये, कि जो जंतर मंतर पर इसलिए हम साथ थे, बहुत सारे लोग, पार्टियां भी, क्योंकि वह एक ऐसे विषय को लेकर था जिससे जुड़ने में हमें कोई नैतिक या राजनीतिक संकोच नहीं होता था। शाहीन बाग पर भी प्रोटेस्ट हुआ था कुछ एक वर्ष पहले, हमें मालूम है हमने क्या हुआ था वहां। शाहीन बाग के लोग आज भी जेल में हैं। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था ये भी हमें पता है, कितने लोग किन धाराओं के तहत भीमा कोरेगांव की प्रोटेस्ट के लिए जेल में है। तो हर प्रतिरोध अपने साथ अपनी भाषा लेकर आता है और अपनी नियति भी लेकर आता है कि वह किस तरह का प्रतिरोध है। आदिवासी मसले पर इतना अभी हमारे समाज की नैतिक चेतना उतनी जागृत नहीं है कि वो आदिवासी को उसी तरह उसके साथ आ सके जिस तरह से वह जंतर मंतर पे आ जाती है। तो मैं आपको क्या बात बता रहा था, हाँ, मैं बस्तर की बात बता रहा था, बटालियंस की। 2011 में राहुल गांधी, आपको याद होगा, भट्टा परसौल से लेकर यानी ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ की पदयात्रा पर निकलते हैं। उस समय देश का सबसे कद्दावर नेता पदयात्रा पर निकलता है। क्यों? क्योंकि उस भूमि पर जो किसानों की जमीन जा रही है उन्हें उन किसानों के साथ संवाद करना है। मैं इसे राहुल की महानता नहीं मानूंगा इतनी जितनी कि दिल्ली के नजदीक है वो, और वो गुर्जर किसान है, जाट किसान है, उनके साथ सत्ता को संवाद करना ही होगा। सत्ता उनके घर जाकर संवाद करेगी। बस्तर में क्या होता है, झारखंड में क्या होता है, सिंहभूम में क्या होता है, गुमला में क्या होता है, वहां आपके घर के आगे AK-47 वाले वो जवान बिठा दिए जाते हैं जिनका आपकी संस्कृति से कोई संबंध ही नहीं है। CRPF का, सेंट्रल जो केंद्रीय पहला मिलिट्री फोर्सेस है, उसका इतना दुरुपयोग शायद नहीं हो सकता इससे गहरा कि आप किसी फिरोजाबाद के इंसान को या किसी झुंझुनू के इंसान को उठाकर उसे गुमला में रख दें या उसे सुकमा में रख दें, और वह 22 साल का लड़का क्या करेगा। मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं, कुछ फिगर्स, आपको अचंभा होगा। पहली CRPF की बटालियन छत्तीसगढ़ में 2003 में गई थी, पहली बटालियन। तो विकास देखिए, आज क्या स्थिति है वहां। 63 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस हैं
और 25 करीब छत्तीसगढ़ की हैं। एक बटालियन में 1000 आदमी आया, करीब 9 लाख हुआ। इसके अलावा राज्य की अपनी जो 7 जिले हैं बस्तर में, प्रत्येक जिले का अपना फोर्स। कल्पना कीजिए, लगभग 10 लाख सैनिक भयानक शस्त्रों से सुसज्जित, उन जो अभी नंदिनी जी ने तस्वीर दिखाई थी, उन लोगों को मिटाने पर या उन लोगों की रक्षा पर या उन लोगों से डरा हुआ है और उनके सामने वो आयुध लेकर, शस्त्र लेकर खड़ा हुआ है। विकास कैसे होता है मैं उदाहरण देता हूं आपको, 2 छोटी बातें फिर मैं खत्म करूंगा कि क्या उद्योग से विकास आ सकता है। दांतेवाड़ा में देश का सर्वश्रेष्ठ लोहा है, गुणवत्ता में भी और उसकी क्वांटिटी में भी, परिमाण में भी। करीब 65 साल से एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो भी दंतेवाड़ा गया देखा, विराट संयंत्र है। मैं पहली बार देखा, मुझे लगा ये खत्म कब होगा आखिर, वो जो एनएमडीसी का संयंत्र है। 60-65 साल से 1960 के आसपास हो गया, हाँ 60-65 साल से एनएमडीसी का संयंत्र वहां काम कर रहा है और बेहिसाब लोहा लेकर जा रहा है और बेहिसाब मुनाफा भी कमा रहा है। एनएमडीसी आप जानते हैं हमारी महारत्ना नवरत्ना टाइप की कंपनियों में से है। तो दांतेवाड़ा तो हमारे देश का सबसे विकसित जिला हो जाना चाहिए था अब तक। आपको चंबा होगा, मेरे ख्याल से किसी भी स्थानीय आदिवासी की क्लास 4 से यानी चतुर्थ श्रेणी से ऊपर अभी तक 65 साल में शायद दांतेवाड़ा के उस संयंत्र में कभी नौकरी नहीं लगी है, ना लग पाएगी। मेरे पास कोर्ट है, मैंने अर्सा पहले कहीं कोर्ट किया था। स्थानीय व्यक्ति ने बोला था कि आपकी जमीन पर कोई आकर ये महल खड़ा कर देता है और आप अभी भी चींटी की चटनी और भात खाते हैं और आपके सामने वो मुर्गा और बकरा उड़ा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जमीन आपकी है वो, और आपकी नदी को गंदा और कर रहा है। एक आखिरी उदाहरण देकर खत्म करता हूं, 2 विकास का फिर से। हाँ देखिए कितनी बारीक कहानियां हैं ये। 2012 में सुकमा के कलेक्टर का अपहरण हुआ था। कई दिन अंदर रहे, नक्सलियों ने किया था, फिर छोड़ दिया। एक दिन एक नक्सली युवा, बहुत कम उम्र का, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया था, जब एलेक्स अकेले थे एकदम, तो आता है, धीरे से फुसफुसाकर कहता है, साहब हैंडपंप मैकेनिक का आवेदन दिया था, बाहर जाएं तो देख लीजिएगा।